नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अनुशासन समिति की जिम्मेदारी पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात को सौंप गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अनुशासन समिति के अध्यक्ष को उनका पदभार ग्रहण करवाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के अनुभव का लाभ सभी कांग्रेस जनों को मिलेगा। साथ ही अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में अनुशासन कायम किया जाएगा, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि वे भी अपनी बात को पार्टी फोरम पर रखने का काम करेंगे। किसी भी संगठन में अनुशासन का महत्व होता है। हम एक राजनीतिक दल हैं, सब साथियों का सम्मान करते हुए प्रयास करेंगे कि अनुशासन की व्यवस्था हर स्तर पर ठीक से बने। मतभेद ठीक है, मतभेदों के व्यक्त करने की जगह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतभेद होते हैं, चर्चा होती है, सर्वसम्मति से फैसला नहीं होता, पर जो अधिक लोग जिस बात को सही समझते हैं उसको मानना हर व्यक्ति का है। देखिए, नवप्रभात जी पूर्व कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को पूरा प्रदेश जानता है। आदरणीय ब्रह्मदत्त जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका कद जो पार्टी में है वो ऐसा है कि हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता है और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, किसी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़े हैं और न ही किसी गुट में कभी उनको देखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब हरिद्वार न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया गया है। वाद दायर कराने वाले आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कहा आरएसएस संगठन का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र अंबाला में एक बयान में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। कमल भदौरिया ने बाद में कहा कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, आपदा और मुश्किल वक्त में आम जनता की मदद करती है, इसके कारण उनकी भावनाएं आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। वाद अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कहा कि जिला न्यायालय में जुडिशनल मजिस्ट्रेट शिव सिंह की अदालत में मानहानि के वाद के रूप में स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की गई है। राहुल गांधी ने जनवरी 2023 में एक भाषण दिया जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि 21वीं सदी के जो कौरव है वो आरएसएस के कार्यकर्ता है। तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कही कि 21वीं सदी के जो कौरव है वो आरएसएस के कार्यकर्ता है, बल्कि उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी है। उसके बावजूद भी उन्होंने आरएसएस की जो तुलना है वो कौरवों से करी। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि देश में जब भी विपत्ति आई तो आरएसएस का उसमें अहम योगदान रहा। हर प्रकार से आरएसएस के द्वारा सहायता प्रदान करी। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499, 500 आईपीसी में डिफेमेशन का एक वाद दायर किया गया है। ये आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री शिव सिंह की कोर्ट में दायर किया है। इन सब बातों को देखते हुए पहले हमने लीगल नोटिस भेजा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को नोटिस मिल गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो समय निकलने के बाद हमने उनके खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर किया और अब 12 अप्रैल 2023 लगी है। धारा 499, 500 आई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी और जेईई पेपर लीक मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी ने मामले में मुख्य आरोपी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से 4,25,000 कैश और 2 ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। एसआईटी ने अब तक इस मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से कई आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। एसआईटी पर्यवेक्षक एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने कहा कि एसआईटी ने पटवारी और जेईई पेपर लीक प्रकरण की जांच की जा रही है। पूर्व में दोनों मामलों में 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इस मामले में मुख्य अभियुक्त 50,000 का इनामी संजय धारीवाल को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति की लिस्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई है, जिसे जल्द जब्त किया जाएगा। सोसाइटी द्वारा जेईई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त
दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पे घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यही परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में। चारधाम यात्रा सीजन 2023 शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में सभी विभागों ने यात्रा को सकुशल बनाने के लिए, संकल्प कराने के लिए हर एक छोटी बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को चाक चौबंद करने की तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है। ज्वालापुर, रानीपुर, झाल से कौर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध हैं। इस संबंध में इन्हें लगाने के लिए एनएचआई अनुमति नहीं ली गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर एनएचआई के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचआई की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें से अवैध होर्डिंग्स के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो और बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है एनएचआई को। इसको देखते हुए एनएचआई के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराए, जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम लगाए हैं, जिससे जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिव मूर्ति चौक पर ललता राव पुल पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार यात्री बाहुल्य क्षेत्र है, यहां चारधाम यात्रा के अलावा भी साल भर यात्रियों के आने का सिलसिला लगा ही रहता है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और फायदा होगा, ये सब यात्री क्षेत्र में लग रहे हैं हम लोग के। हम लोगों ने इसी पर्पज से बनाए गए कि जो हमारे आने वाले यात्री हैं वो हमारे टॉयलेट को ढंग से यूज करें, वाटर की कोई कमी ना हो उनको। कभी महंगा वाटर मिलता है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो वाटर है वो भी पूरा आरओ वाला वाटर है और सेल्फी पॉइंट भी हम लोगों ने डेवलप कर दिया है। और अभी हम लोग और भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो कि जिससे कि टूरिज्म बढ़े, जैसे वाटर प्रोजेक्शन शो है, एक्वेरियम है, इस तरह की चीजें हम लोग बनाने की प्रयास करें। जो स्वच्छ भारत अभियान है और जो इस समय पूरे देश में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चल रहा है कि लोग खुले में शौच न करें, लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलें। आपको पता है कि हरिद्वार यात्रा रूट पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है, वहां पर इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट बनना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि नगर आयुक्त जी ने बताया कि इस तरह के 20 टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। एक टॉयलेट में 9 सीट्स इनकी लगी हुई हैं, 3 यूरिनल हैं, बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का है, बड़ा साफ सुथरा है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में विशेष समुदाय की ओर से रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया। इसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको देखते हुए धारा 144 लागू करनी पड़ी। इस घटनाक्रम को लेकर संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। विद्यापीठ के परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वहां की सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए। अगर भारत में रामनवमी का त्योहार नहीं मनाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाया जाएगा? और मैं समझता हूं खासकर ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा और अमित शाह जी से, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ऐसा नरसंहार कर रहे हैं और खासकर ऐसे पर्वों पर जो कि हिंदुओं के मुख्य पर्व है, मुझे लगता है कि इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। और ये कड़ा कानून न कि सिर्फ कानून बनकर रह जाए, इस पर सजा भी होनी चाहिए। इस तरह के दंगाई को कभी माफ नहीं करना चाहिए। बिंदुकट्टा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष पुष्कर सिंह धानू ने प्रेस वार्ता करते हुए डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस निरंतर काम कर रही है। इसमें प्रमुख मुद्दा बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने का है। प्रदेश और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बाद अब तक बिंदु खत्ते को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया। वहीं बिंदु खत्ता के शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर बनने वाले मिनी स्टेडियम का काम आज कई सालों बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं किया गया है। डोला नदी के टूटे तटबंधों को भी नहीं बनाया गया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। भाजपा सरकार सिर्फ झूठे वादे करने में लगी हुई है। अधिकतर युवाओं को जब भी चुनाव आता है ये सरकारें जो है भटकाती रहती है और भटकाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। साथ ही डोला के किनारे कई लोग हमारे जो है इस समय जो डोला नदी के कटाव से जाने की स्थिति में है, लेकिन वहाँ पर तटबंध की कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी स्टेडियम जो 8 साल पूर्व प्रस्तावित था, इसकी जगह भी दूसरी जगह दे दी गई थी, सरकार को दे दी गई थी और लेकिन अभी तक इसको बनने का कोई नाम नहीं है। लेकिन इसमें इन्होंने घटाने का काम जरूर किया है। एक और विकास को लेकर जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के लुभावने सपने नगरवासियों को दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश से जनप्रतिनिधियों के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रुड़की की एक सड़क ऐसी है जिसको लेकर स्थानीय निवासी लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इस सड़क का निर्माण अभी तक भी नहीं हो पाया है। यह सड़क नगर निगम पुल से लेकर रामपुर चुंगी की ओर जाती है और देहरादून नेशनल हाईवे के लिए भी संपर्क मार्ग है। इस सड़क से होकर बड़ी संख्या में नगरवासी रोजाना आवाजाही करते हैं। इतना ही नहीं, रुड़की की सबसे बड़ी मंडी भी इसी सड़क पर स्थित है। काफी लंबे समय से यह सड़क खराब हालत में है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस सड़क पर नहीं जा रहा। अब तो ये बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई यहाँ काम नहीं हुआ है। हमारी जनता भी न मालूम, वोट के टाइम तो हमारी जनता ऐसी होती है, खाती है पीती है, लेकिन जब चमचागिरी करती है। अगर जनता एक बार सुधर जाए ना, जनता अपने आप पे आ जाए, क्योंकि जनता की वजह से देश है। अगर दुर्घटना तो इस कदर होती है, दुर्घटना सिर्फ मरने से नहीं होता, दुर्घटना भी यही होती है कि आदमी जा रहा है और जाते हुए गिर जाता है और गिरने की वजह से कभी उसके पसलियों के अंदर दर्द हो जाता है। हमारे एक बुजुर्ग, अभी मैं कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ को जा रहा था, देखा क्या, एक बेचारा बूढ़ा आदमी था, जा रहा था बेचारा, को ठोकर लेके नीचे गिर गया और फिर किसी ने उसको उठाया। तो देखिए, जनता ने उसको वोट दिया और जनता को ठोकर। ये जो एंट्रेंस पे जहाँ आप खड़े हैं, ये देहरादून सहारनपुर की मेन एंट्रेंस है और सबसे बड़ा मेन रोड है। अब आप ये देखें कि मेन एंट्रेंस इतना चौड़ा रोड जहाँ पे ट्रक की एंट्री होती है, वहां पे आज हम 2 व्हीलर ले जाने में असमर्थ हैं और ऐसे असमर्थ हैं कि हम ये देखते हैं कि कहां से ये सड़क तो नाम मात्र की है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर सड़क के निर्माण कार्यों पर पड़ने के आसार हैं। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद अभी तक शासनदेश जारी नहीं किया गया, जबकि कर्मचारी पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ कोरे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। अब यह हड़ताल सरकार की तरफ से सकारात्मक आदेश आने तक जारी रहेगी। और उसके इतर भी हमारे कुछ नई मांगे इस पे हैं, जैसे हमारा 5400 ग्रेड पे अभी तक हमें हमारे साथी को प्राप्त नहीं हो पाया है, जो 10 साल के बाद मिलना हुआ था। और उसके बाद कार आरक्षण भत्ता हो गया है, ओपीएस जैसी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। अभी ये हमारी मांगे इसमें है और इसके आंदोलन पे प्रथम चरण में है, आंदोलन के प्रथम चरण में है। अगर ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 28 तारीख तक हमारा प्रथम चरण का आंदोलन चलेगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांग पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उत्तराधिकार समिति द्वारा इसमें निर्णय लिया गया और आंदोलन को और आगामी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाला बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इस बात की जानकारी दी है। महामंत्री ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए ये प्रशिक्षण शिविर स्थगित किया गया है। बताया कि केंद्रीय मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष का गृह राज्य भी कर्नाटक है और उनका समय भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर अब कर्नाटक चुनाव के बाद यानी जून में आयोजित किया जाएगा।
इसी बीच में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी घोषित हुए। तो जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के विषय रखने के लिए आने वाले थे, तो वो सभी लोग चुनाव में अब लगे। इसके कारण से यह प्रशिक्षण फिलहाल स्थगित हुआ है और कर्नाटक चुनाव के बाद अभी प्रशिक्षण आयोजित हुआ। देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि पहली बार रिकॉर्ड 52 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स वसूला गया है। अंतिम दिन भी हाउस टैक्स जमा कराया गया। वहीं इस बार कई बड़े बकायेदारों ने भी हाउस टैक्स जमा करवाया है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम 1,12,000 संपत्तियों से हाउस टैक्स वसूलता है। इसमें 1 लाख घरेलू और करीब 12,000 व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। हर वर्ष नगर निगम वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले हाउस टैक्स जमा कराने की अपील करता है, लेकिन लोग कई बार नहीं आते। इस बार नगर निगम की सख्ती और कर्मचारियों की मेहनत के चलते हाउस टैक्स वसूली का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार यह आंकड़ा 52 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। सुनील उनियाल गामा ने सभी नगर निगम के कर्मचारियों को बधाई दी है। शहर में जो टैक्स कई लंबे समय से टैक्स नहीं दे रहे थे। सरकारी विभाग को के पैसा हमारा बहुत अच्छा पैसा हमारे सरकारी विभाग हैं उनसे आया है। तो इस तरीके से जो हमने जो टारगेट जो 50 करोड़ का रखा था वो 50 करोड़ भी पार किया है और 52 करोड़ का जो हमारा टैक्स आया है। मैं अपने शहरवासियों का उनका बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करता हूं कि आपका जो टैक्स आपने दिया है सो निश्चित रूप से देहरादून के विकास में जो है आपकी भागीदारी होगी और निश्चित रूप से जो है देहरादून का। लालकुआं के बिंदुखत्ता ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी में हो रहे विस्तार की जानकारी दी और कहा कि पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकारिणियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संरक्षक बनाया है। वहीं इस दौरान कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को तानाशाह पूर्ण तरीके से संसद की सदस्यता खत्म करवाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी ये पचा नहीं पा रही, इसलिए षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का कृत्य कर रही है। आज बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने रद्द कर दी है। मात्र मामला क्या था, 2023 में 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने अडानी महाघोटाले मामले में अपने भाषण दिए थे, उस समय सिर्फ उन्होंने 2 सवाल जो है संसद में पूछे थे। नंबर 1 कि अडानी की जो सेल कंपनी है उसमें जो 20,000 करोड़ रुपया है ये कहां से आया और किसका आया। इसमें जो चीनी व्यक्ति एक चीनी नागरिक है जिसका जो इसमें सम्मिलित है उसका नाम आगे क्यों। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी पहुंचकर उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, यह बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहां बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, इसलिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बीजेपी सरकार ने समाप्त किया है। संसद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कारपोरेट के गठबंधन से संबंधित है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको की ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं। जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह,
जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सब लोगों को आभार करना चाहते हैं कि एक महत्वपूर्ण जवाबदारी के रूप में उन लोगों ने मेरे को ये दायित्व दिया है। और आज वाकई आज लोगों को कहना भी कि आज महसूस हो रहा है कि जो है जब पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद मिला है तो कब महसूस हो रहा है कि आप जो है आज हम किसी पद पर बैठकर किसी डिसीजन को किसी संगठन को मजबूत करने को आए शुरू कर। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पचवा दून जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की और बताया कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, जिस कारण 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करवाएगी। साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि पोस्टकार्ड अभियान चलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। प्रदेश के हर थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानबाजी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में विशाल रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तानाशाह सरकार देश में जो लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास कर रही है और जिस तरह राहुल गांधी जी को की सदस्यता इन्होंने बहुत आनंद फानंद में जिस तरह रद्द करवाकर उनको घर से बेघर किया है, हम कहते हैं कि जितनी तत्परता आपने राहुल जी के मामले में दिखाई है इतनी तत्परता आपको अडानी जी के मामले में भी दिखानी चाहिए थी। तो अब हम जनता के द्वार जाएंगे क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि जो शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा है अडानी जी, वो किसका है। जो भाजपा की सरकार है वो निरंतर, मैंने पहले भी कहा है कि दबाव की राजनीति का रुख उन्होंने अपना रखा है। जो भी नेता, हमारा कांग्रेस के नेता संसद में, सड़क पे कहीं भी कोई बात उठाता है तो उसे किसी न किसी तरह कुचलने का वो कार्य करती है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी की जो बिल्कुल तत्परता के साथ जो उन्होंने एक कार्य दिखाया कि तुरंत सदस्यता निरस्त कर दिया, तुरंत उन्हें बेघर कर दिया, ऐसे ही अगर जनता के कार्यों के लिए, महंगाई के लिए, इन चीजों के लिए भी इतनी तत्परता दिखाए तो भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं जनता उनको सराहेगी। चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम ने स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम लगाए हुए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिव मूर्ति चौक और ललता राव पुल पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार यात्री बाहुल्य क्षेत्र है, यहां चारधाम यात्रा के अलावा भी साल भर यात्रियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। पूरे देश में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चल रहा है कि लोग खुले में शौच न करें, लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट्स मिले। आपको पता है कि हरिद्वार यात्रा रूट पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है, वहां पर इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट बनना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि नगर आयुक्त जी ने बताया कि इस तरह के 20 टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। एक टॉयलेट में 9 सीट्स इनकी लगी हुई हैं, 3 यूरिनल हैं, बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का है, बड़ा साफ सुथरा है, बहुत फायदा होगा। ये सब यात्री क्षेत्र में लग रहे हैं हम लोग के। हम लोगों ने इसी पर्पज से बनाए गए कि जो हमारे आने वाले यात्री हैं वो हमारे टॉयलेट को ढंग से यूज करें, वाटर की कोई कमी ना हो उनको। कभी महंगा वाटर मिलता है तो इस तरह से हम लोगों ने जो वाटर है वो भी पूरा आरओ वाला वाटर है और सेल्फी पॉइंट भी हम लोगों ने डेवलप कर दिया है। और अभी हम लोग और भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो कि जिससे कि टूरिज्म बढ़े, जैसे वाटर प्रोजेक्शन शो है, एक्वेरियम है, इस तरह की चीजें हम लोग बनाने की प्रयास करें। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।